So, ladies and gentlemen, this is. There you are! You're late, Kennedy! It's already Mother's Day! हाँ, जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी बिकॉज आई हैड माई एग्जाम्स, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। सो ये सब बातें साइड में करते हैं और वीडियो पे फोकस करते हैं। सो हम कहाँ थे? हाँ, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ ब्लीच पावर सिस्टम सीरीज, जहां पर हम लोग देख रहे हैं पावर सिस्टम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेस इन ब्लीच। तो पिछले दो वीडियो में हमने देखा द बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम ऑफ ब्लीच एंड द पावर सिस्टम ऑफ शिनिगामीज। तो अगर तुमने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो वीडियो देखो और फिर ये वीडियो देखो, नहीं तो एटलीस्ट इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो देखो, बिकॉज उस वीडियो में मैंने बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में बात की है और उनमें से बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इन सब बातों को साइड में करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सो आज के वीडियो का टॉपिक है क्विंसीज, जो कि ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के मेन एंटागनिस्ट है, लेकिन ब्लीच वर्ल्ड में क्विंसीज को बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था विद ओरियो इशिडा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये क्विंसी आखिर क्या बला है। So Quincy's are unique in all races. Basically देखा जाए तो Quincy's are just like spiritually aware humans, और यहाँ पे मैंने just like बोला है कि मतलब वो similar होते हैं, not the same, because इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे लोगों को Quincy's को ह्यूमन ही समझते हुए देखा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि Quincy's ह्यूमन नहीं होते, उनकी सिर्फ शारीरिक रचना ही ह्यूमन से मेल खाती है, जिसकी वजह से Quincy's नॉर्मल ह्यूमन के साथ भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली मिक्स ब्लडेड होते हैं, जिन्हें कि गेमिस्ट क्विंसी बोला जाता है। तो समझ गए? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्विंसीज स्पिरिचुअली अवेयर ह्यूमंस की तरह होते हैं, यानी कि सारे के सारे क्विंसीज एटलीस्ट एवरेज लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये एवरेज लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर क्या है, तो ऑब्वियसली तुमने इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो पहले जाके वो देख के आओ, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सारे के सारे क्विंसीज एटलीस्ट एवरेज लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है जो कि उन्हें बाकी सारी रेसेस से अलग बनाती है। उन्हें बाकी सारी रेसेस से अलग बनाती है उनकी एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड एब्जॉर्ब रेशी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अगेन, डोंट नो रेशी? गो वॉच द फर्स्ट वीडियो। रेशी मैनिपुलेशन यानी कि क्विंसीज अपने सराउंडिंग से रेशी को एब्जॉर्ब करके वेपन बना सकते हैं, जो कि प्योर एनर्जी से बने होते हैं, जो कि ब्लीच के वर्ल्ड पे कोई दूसरी रेस नहीं कर सकती। और इसीलिए मैंने कहा था कि क्विंसीज आर यूनिक इन ऑल रेसेस। एंड टॉकिंग अबाउट अदर रेसेस, तो क्विंसीज और ह्यूमंस का रिलेशन तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्विंसीज का हॉलोज और शिनिगामीज के साथ का रिलेशन बहुत ज्यादा अलग है। अगर हॉलोज के साथ उनका रिलेशन देखें तो ये दोनों लिटरली एक दूसरे के लिए मौत है। मतलब कि हॉलोज जो कि लिटरली क्विंसीज के लिए पॉइजनस माने जाते हैं, जिनके बाइट करने से उनकी सोल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, बिकॉज क्विंसीज की बॉडी में हॉलोज की एनर्जी को रिपेल करने के लिए स्पिरिचुअल एंटीबॉडीज नहीं होती। मतलब कि उनकी बॉडी नेचुरली हॉलोज के रियात्सु को रिपेल नहीं कर सकती। मीनिंग अगर किसी हॉलो का रियात्सु किसी क्विंसी की बॉडी में एंटर किया थ्रू अ इंजरी और एब्जॉर्प्शन, वो एक लिटरल टॉक्सिन की तरह एक्ट करता है और उनकी सोल को अंदर से करोड करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि अल्टीमेटली उनकी मौत हो जाती है। और वैसे ही क्विंसीज भी हॉलोज के लिए लिटरल डेथ है, बिकॉज अनलाइक शिनिगामीज जो कि हॉलोज की सोल को प्यूरिफाई करके उन्हें सोल सर्कुलेशन में वापस लाते हैं, क्विंसीज लिटरली हॉलोज की सोल को डिस्ट्रॉय करके एग्जिस्टेंस से ही मिटा देते हैं, जिससे कि वो सोल सर्कुलेशन में वापस नहीं आ पाता। और इसी वजह से उन्हें मॉन्क ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रॉयर्स भी बोला जाता है, जो नाम उन्हें शिनिगामीज ने ही दिया है। एंड टॉकिंग अबाउट शिनिगामीज, तो क्विंसीज एंड शिनिगामीज का रिलेशन भी टोटली डिफरेंट है, या फिर मैं कहूँ ये दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट्स हैं। लिटरली इनका हर एक एस्पेक्ट शिनिगामी से ऑपोजिट ही है। इनकी बेसिक एबिलिटी ही ले लो। क्विंसीज अपने सराउंडिंग से रेशी को अब्जॉर्ब करके अपने वेपन्स को यूज करता है, वही एक शिनिगामी अपने अंदर से रियात्सु को इमिट करके अपने वेपन्स को यूज करता है। ये ऑपोजिट नेचर इनके हॉलोज के साथ डील करने के तरीके में भी झलकता है, जहाँ पे शिनिगामीज अपनी जान पख्तों से हॉलोज की सोल को प्यूरिफाई करके सोल सर्कुलेशन में वापस लाते हैं, वही क्विंसीज अपने एरो से उन्हें लिटरली एग्जिस्टेंस से ही मिटा देते हैं। इनके यूनिफॉर्म के डिजाइन तक ऑपोजिट हैं, जहाँ पे शिनिगामीज एक ब्लैक कलर किमोनो पहनते हैं, वही क्विंसीज टोटली व्हाइट कलर की आउटफिट पहनते हैं, जिसे कि क्विंसीज का ट्यूनिक बोला जाता है।
अब अपीयरेंस की बात निकल ही गई है तो चलो इनकी अपीयरेंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो सीरीज में क्विंसीज की अपीयरेंस हाईली इंस्पायर्ड है फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। इनका यूनिफॉर्म क्लियरली इंस्पायर्ड है फ्रॉम आउटफिट ऑफ कैथोलिक प्रीस्ट। ये आउटफिट या यूनिफॉर्म क्विंसीज को एक वेस्टर्नाइज स्टाइल देता है जो कि उनके जर्मन थीम से परफेक्टली मैच हो जाता है और ये क्विंसीज के एलिगेंट नेचर को भी परफेक्टली फिट हो जाता है। क्विंसीज के अपीयरेंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनका क्रॉस, जिसे कि क्विंसी ज़ेकन बोला जाता है, जो कि हर एक क्विंसी के पास प्रेजेंट होता है, जिसे वो अपने मेन वेपन की तरह यूज करते हैं। क्विंसी ज़ेकन बहुत ही वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस में आता है। फॉर एग्जांपल उर्यू के पास एक सेल्टिक क्रॉस है, वही उसके फादर रियोकन के पास एक पेंटेकल क्रॉस है, जो कि दोनों ही क्रिश्चियनिटी से हेवीली रिजेंबल करते हैं। क्विंसी ज़ेकन किसी नॉन क्विंसी को भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अरांकार्स, जिन्हें की 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में क्विंसी आर्मी में जबरदस्ती भर्ती किया गया था। ये ज़ेकन उन नॉन क्विंसीज को कुछ टेक्निक्स को परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है, लाइक शैडो टेक्निक या फिर स्पिरिचुअल वेपनरी। तो ब्लीच सीरीज में हमें ये क्लियरली नहीं बताया गया कि क्विंसीज एग्जिस्टेंस में कैसे आए, बट अकॉर्डिंग टू द लाइट नॉवेल सोल किंग वाज द बीइंग ऑफ ऑल रेसेस एक्सेप्ट हॉलोज, मतलब कि हॉलोज को छोड़ के बाकी सारी की सारी रेसेस सोल किंग से ही पैदा हुए हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सोल किंग वाज द फर्स्ट क्विंसी, और इस चीज को कंफर्म करता है खुद सोल किंग का लेफ्ट हैंड परनाइडा पंगचास, जो कि खुद को प्राउडली एक क्विंसी बुलाता है। इनफैक्ट मांगा में परनाइडा ने ये भी कहा है कि ही इज ऑलवेज बीन द क्विंसी। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि सारे के सारे क्विंसीज सोल किंग से ही पैदा हुए हैं, इंक्लूडिंग उनका बेटा युहावा, जो कि मॉडर्न क्विंसीज का फादर माना जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि युहावा सोल किंग का बायोलॉजिकल सन है या फिर इसका कोई मेटाफोरिकल रीजन है, और जहां तक मेरा मानना है इसका कोई मेटाफोरिकल ही रीजन होना चाहिए, बिकॉज सोल किंग का कोई बायोलॉजिकल सन होना लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सोल किंग बहुत समय से इम्प्रिजन्ड है। आज से कई सालों पहले एक बच्चा पैदा हुआ जो ना कि कुछ देख सकता था, ना कुछ सुन सकता था, और ना ही कुछ बोल सकता था, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं सकता था। लेकिन उस बच्चे को पता था कि भले ही इस हालत में कोई भी जिंदा ना रह सके, लेकिन वो जरूर जिंदा बचेगा। उस बच्चे के आसपास के लोगों ने उसे एक बेशकीमती खजाने की तरह ट्रीट करना शुरू किया। जैसे ही उन्हें पता चला कि उस बच्चे को सिर्फ छूने से ही उनके शरीर के खोए हुए भाग धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, उनकी हेल्थ, उनका लोनलीनेस, उनका फियर, यहाँ तक कि कटे हुए हाथ और पैर भी धीरे धीरे ठीक होने लगे, क्योंकि इस बच्चे के पास एक पावर थी अपनी सोल को दूसरे पे इम्प्रिंट करने की। लेकिन जिन भी लोगों ने उस बच्चे को छूकर उसकी सोल का पार्ट लिया, वो लोग ज्यादा दिन तक नहीं जी पाए। कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद और कुछ तो थोड़े दिनों बाद ही मरने लगे। और उनकी मौत के बाद उस बच्चे के सोल का पार्टिकल जो उसने उन पे इम्प्रिंट किया था, वो उसके पास वापस चला आता था। लेकिन इतने लोगों के मरने के बाद भी लोगों ने उस बच्चे का सोल का पार्ट लेना बंद नहीं किया, और इसी प्रोसेस से उस बच्चे ने अपनी सेंसेस को रीगेन करना शुरू किया, और इवेंचुअली लोगों ने उसे एक भगवान की तरह पूजना शुरू किया, और लोग उसे अपने भगवान के नाम से बुलाने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उस बच्चे ने वो नाम अपना लिया, जो नाम था युहावा। हाँ, वो बच्चा युहावा ही था, जो कि करंट जनरेशन ऑफ क्विंसीज का फादर या फिर किंग या फिर लॉर्ड, जो भी तुम बोलो, वो सब है। युहावा के जन्म के बाद उसने अपने जैसे और लोगों को खोजने की शुरुआत की, और तब उसकी मुलाकात हुई उसके ही जैसे एक और क्विंसी से, जो कि दूसरों पे अपने सोल को इम्प्रिंट करने की एबिलिटी पोजेस करता था, जिसका नाम था जुगराम हाशवॉल्फ, जिसको युहावा अपना अदर हाफ भी बुलाता है। तो उसके बाद युहावा ने क्विंसीज को साथ लेकर एक ग्रैंड एम्पायर बनाया, जिसको नाम दिया गया लिक्तरेक, मीन्स एम्पायर ऑफ लाइट या फिर लाइट एम्पायर। और कुछ 200 सालों में ही उसने पूरे वर्ल्ड को ही जीत लिया विद द हेल्प ऑफ स्टर्न रिटर्स। लेकिन जब युहावा को पता चला कि उसके फादर को शिनिगामी ने किस हालत में रखा हुआ है, तो उसने सोल सोसाइटी पे एक फुल स्केल अटैक कर दिया। लेकिन ये अटैक सिर्फ उसके फादर को फ्री करने के लिए नहीं, बल्कि तीनों वर्ल्ड्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए था, क्योंकि युहावा तीनों वर्ल्ड का बैलेंस डिस्टर्ब करना चाहता था, टू क्रिएट अ वर्ल्ड विदाउट फियर ऑफ डेथ, जो कि शिनिगामीज ने क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ हिज फादर सोल किंग। और इसीलिए उसने सोल सोसाइटी पे अटैक किया, और ये सोल रिपर और क्विंसीज के बीच का फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट था।
जिसमें कि योहाबा को ओरिजिनल गोटे 13 से फाइट करनी पड़ी थी, लेड बाय यंग गेनरुसाई शिगेगुमी यामामोटो। और इस फाइट में योहाबा बहुत बुरी तरह से हार जाता है एंड प्रीटी मच उसी स्टेट में वापस चला जाता है जिस स्टेट में वो पैदा हुआ था। उसके बाद वॉर में बचे हुए क्वींसीज ने योहाबा की शैडो मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करके एक नया पॉकेट डायमेंशन बनाया जो कि सोल सोसाइटी की शैडो में ही मौजूद था, जिसे बोला गया था सैटर्न बेरेक यानी कि शैडो रेल्म। और एक क्वींसीज के प्रोफेसी सॉन्ग में नेम्ड एज केसर गेसैंग द एम्परर सॉन्ग, जिसमें योहाबा के रिटर्न करने की प्रोफेसी लिखी गई थी, जिसमें कहते हैं कि वो सील क्वींसी किंग अपने हार्ट बीट को वापस पाएगा 900 साल के बाद, अपने इंटेलेक्ट या कॉन्शियसनेस वापस पाएगा 90 साल के बाद, अपनी पावर वापस पाएगा 9 साल के बाद, और ये दुनिया वापस पाएगा 9 दिन के बाद। और आज 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में योहाबा 1000 साल बाद वापस आया है उस लास्ट पार्ट ऑफ पोएम को पूरा करने के लिए। लेकिन क्वींसीज और शिनिगामीज के बीच एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ इस वॉर से 800 साल बाद और प्रेजेंट डे से 200 साल पहले। और इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी वर्ल्ड का बैलेंस ही था, बिकॉज क्वींसी की वजह से पूरे वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया था। और इसका मेन कारण मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था। इसका मेन कारण था क्वींसी की एबिलिटी टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द हॉलो सोल, जहाँ पे शिनिगामीज उस हॉलोज की सोल को प्यूरिफाई करके उसे सोल सर्कुलेशन में वापस लाते थे। लेकिन बिकॉज की क्वींसीज हॉलोज की सोल को डिस्ट्रॉय करके एग्जिस्टेंस से ही मिटा देते हैं, उसकी वजह से वो सोल सर्कुलेशन में वापस नहीं आ पाता, और इसी वजह से सोल का बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा और वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गया था। तो सोल सर्कुलेशन का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो इसलिए सोल रिपर्स ने क्वींसीज को पीस नेगोशिएशन ऑफर किए, लेकिन ये सारे के सारे अटेम्प्ट्स हर बार फेल हो गए, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ क्वींसीज वेयर विलिंग टू कोऑपरेट लाइक सोकेन इशिडा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वींसीज ने ये नेगोशिएशन रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि हॉलोज को डिस्ट्रॉय करने की उनकी डिवाइन ड्यूटी है। और जब ये नेगोशिएशन फेल हो गए तो सोल रिपर्स ने शुरू किया क्वींसीज का मैसेकर, हाँ लिटरली मैसेकर, ordered by Central 46 and Captain Commander of Gote 13 Captain Genryusai Shigekumi Yamamoto। क्वींसी मैसेकर के बाद वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में यानी कि अर्थ पे क्वींसीज की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई और उसमें प्योर ब्लडेड क्वींसीज यानी कि एक्ट क्वींसीज एक रेयरिटी हो गए, जिसके बाद क्वींसीज ने अपने हॉलो के साथ डील करने का तरीका ड्रास्टिकली चेंज कर दिया, जिसमें कि क्वींसीज हॉलो के साथ तभी इंटरेक्ट करते थे जब उस एरिया के सोल रिपर्स की मौत हो जाती। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में क्वींसीज और सोल रिपर्स का थर्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन टेक्निकली इट इज नॉट द थर्ड कॉन्फ्लिक्ट, इट इज द ब्रूटल कंटिन्यूएशन ऑफ एंशिएंट वॉर व्हिच वाज हैपेंड 1000 years ago, the war which is the starting point of rivalry between Soul Reaper and Quincy, and they call it the 1000 years blood war। तो क्वींसीज का फर्स्ट एम्पायर फॉर्म किया गया था 1200 साल पहले बाय द एम्परर योहाबा, और उसे बोला गया था लिख्तरेक यानी कि लाइट एम्पायर, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में ही लोकेटेड था। उसके बाद 1000 साल पहले वॉर हारने के बाद बचे हुए क्वींसीज ने सोल सोसाइटी की शैडो में एक पॉकेट डायमेंशन बनाया कॉल्ड एज सैटर्न बेरेक, एंड सैटर्न बेरेक में एक नया एम्पायर बनाया कॉल्ड वंडनराइक, जिसका मीनिंग है शैडो एम्पायर या फिर इनविजिबल एम्पायर, जो कि पूरी तरह से आइस में कवर्ड है। वंडनराइक का कैपिटल है सिलबर्न, जो कि सारे के सारे क्वींसीज के लिए एक हेडक्वार्टर की तरह काम करता है, जो कि वंडनराइक की लार्ज सिटी में एक बिल्डिंग है जो कि मिडल में आती है। और जब योहाबा ने सोल किंग को ऑब्जर्व किया तब उसने वंडनराइक की सिटी को सोल किंग पैलेस पे ला दिया एंड उसकी अपीयरेंस को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। उसने 5 फ्लोटिंग सिटीज को कनेक्ट कर दिया जो कि एक मैसिव क्वींसी ज़ेकन को फॉर्म करता था, और उसी के बीच में एक मैसिव सिटाडेल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जिसे कि नाम दिया गया वॉर बेल्ट यानी कि ट्रू वर्ल्ड। सो वंडरराइक में एक अच्छे खासे अमाउंट में क्वींसीज या फिर स्किल सोल्डेड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें सोल रिपर्स की तरह कुछ ज्यादा रैंक्स या डिविजन्स नहीं होती। उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन है स्टर्न रिटर्स, जिसका मतलब है स्टार नाइट्स, जिनकी कोई रैंक नहीं होती, जिन्हें ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर असाइन होता है, विच इज द एपिथेट ऑफ देयर शिफ्ट एबिलिटी, जो कि अवेकन होती है योहाबा के सोल शेयरिंग एबिलिटी से, जहाँ पे योहाबा अपने एबिलिटी से चुने हुए क्वींसीज की सोल पे एक लेटर इनग्रेव करता है बाय द इनग्रेविंग रिचुअल, जिसमें कि क्वींसीज को योहाबा का ब्लड पीना होता है। लेकिन किस क्वींसी को कौन सी श्रिफ्ट एबिलिटी मिलेगी वो योहाबा कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज ये श्रिफ्ट क्वींसीज की सोल में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं।
युआबा का ब्लड पीने से वो सिर्फ अनलॉक हो जाते हैं। इसे तुम काइंड ऑफ जानपक्तो स्पिरिट की तरह ही मान सकते हो, जहाँ पे जानपक्तो स्पिरिट सोल रिपर की इनर वर्ल्ड में पहले से ही प्रेजेंट होती है और आसाउची की हेल्प से वो सोल रिपर उनको रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकता है और उनकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। वैसे ही युआबा का ब्लड क्विंसीज की सोल पे उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्ड इनग्रेव करता है, जिससे उनकी स्विफ्ट एबिलिटी अनलॉक हो जाती है और उसकी वजह से वो अपनी स्विफ्ट एबिलिटी को यूज कर पाते हैं। लाइक सेम केस बट डिफरेंट अप्रोच। चलो जानते हैं सारे की सारी स्विफ्ट एबिलिटी और उनके यूजर्स को। और आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि मैं सिर्फ स्विफ्ट एबिलिटी और उसके यूजर का नाम बताऊंगा, मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है। खैर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली स्विफ्ट एबिलिटी आती है ए फॉर एंथीसिस, जिसका यूजर है ओर्यू इशिडा। उसके बाद आता है बी फॉर बैलेंस, जिसका यूजर है जुगाराम हाशवॉल्फ। उसके बाद आता है सी फॉर कंपल्सरी, जिसका यूजर है परनाइडा पंगजास। डी से आता है डेथ डीलिंग, जिसका यूजर है आस्की नेक्लवार। ई से आता है एक्सप्लोड, जिसकी यूजर है बाम्बियाटा बास्टबाइन। एफ से आता है फियर, जिसका यूजर है एस नॉट। जी से आता है ग्लिटन, जिसकी यूजर है लिल टोटो लैम्पर्ड। एच से आती है हीट, जिसका यूजर है बाज बी। आई से आता है आयरन, जिसका यूजर है चैंग डू। जे से आता है जेल, जिसका यूजर है क्विलगे ओपी। सो के की सिर्फ का नाम नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इसका यूजर पता है, जिसका यूजर है BG9। सो एल से आता है लव, जिसका यूजर है पेपे वैकावार्डा। एम से आता है मिरेकल, जिसका यूजर है जेराल्ड वैलकरी। एन के स्विफ्ट का भी नाम हमें नहीं पता, जिसका यूजर है रॉबर्ट ऑक्ट्रॉन। ओ से आता है ओवरकिल, जिसका यूजर है ड्रिस्कोल बेरेसी। पी से आता है पावर, जिसकी यूजर है मेनिनास मैकलोन। क्यू से आता है क्वेश्चन, जिसका यूजर है बेरेनिस गैब्रियल। आर से आता है रोर, जिसका यूजर है जेरोम ग्विजबाल्ट। एस से आता है सुपरस्टार, जिसका यूजर है मास द मैस्कुलिन। टी से आता है थंडरबॉल्ट, जिसकी यूजर है कैंडीज कैटनिप। यू से आता है अंडरबेली, जिसका यूजर है नानाना नाजाकुफ। वी से आता है विजनरी, जिसका यूजर है ग्रैमी थियोमैक्स। डब्ल्यू से आता है विंड, जिसका यूजर है नियनजोल वीजोल। एक्स से आता है एक्स एक्सिस, जिसका यूजर है लिली बारो। वाई से आता है योरसेल्फ, जिसके 2 यूजर्स हैं रॉयड एंड लॉयड। जेड से आता है ज़ॉम्बी, जिसका यूजर है गिजेल ग्यूएल। तो स्ट्रॉन्डेटर के अलावा क्विंसीज में एक और डिवीजन है जिसे कि बोला जाता है जैक ड्रामे मींस हवेको मोंडो हंटर कॉप्स, जो कि युआबा के रिबॉर्न होते ही हवेको मोंडो को टोटली कॉन्कर कर लेती है, जिसका लीडर है क्विलगे ओपी, जो कि जे श्रिफ्ट को होल्ड करता है। इन दोनों के अलावा क्विंसीज में थर्ड ग्रुप है, लेकिन इसे हम एक डिवीजन नहीं मान सकते बिकॉज ये ग्रुप टोटल 4 क्विंसीज से बना हुआ है और ये चारों के 4 क्विंसीज टर्न रेटर्स है, जिसका लीडर है लिलीवारो। और इस ग्रुप में आते हैं और 3 क्विंसीज नोन एज जेराल्ड वैलकरी, परनाइडा पंगजास एंड आस्की नेक्लवार। सो इस ग्रुप का नाम है स्विच स्टैपल, जो कि युआबा के पर्सनल गार्ड्स हैं, जो कि 4 डिफरेंट वॉर टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्विंसीज का पावर सिस्टम उनकी रेशी मैनिपुलेशन की एबिलिटी के अराउंड ही वर्क करता है। क्विंसीज का प्राइमरी वेपन ऑफ चॉइस है उनका बो एंड एरो, जिसे कि हेलिक फील्ड मतलब कि होली एरो बोला जाता है, जो कि उनके लिए एक परफेक्ट वेपन है बिकॉज क्विंसीज मोस्टली हॉलो से ही लड़ते थे और जैसा कि हम जानते हैं कि हॉलोज उनके लिए पॉइजनस होते हैं, तो बो एंड एरो उन्हें अपने और हॉलोज के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको मारने की एबिलिटी देता है। बट हमने 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क में बहुत सारे क्विंसीज को अलग अलग वेपन्स को यूज करते हुए देखा है, लेकिन बो एंड एरो आर देयर प्राइमरी वेपन्स। क्विंसीज के पास कुछ छोटी कैप्सूल्स होती हैं नोन एज गिंटो मींस सिल्वर ट्यूब्स, जिनमें कि वो अपने रेयर योको को स्टोर करते हैं और ये कैप्सूल फिर स्पेल कास्टिंग में यूज होती है और इस कैप्सूल से कास्ट होने वाले स्पेल्स को गिंटो स्पेल्स बोला जाता है। इसे तुम काइंड ऑफ शिनिगामी के कीड़ों की तरह समझ सकते हो, जिसमें कि स्पेल कास्टिंग के लिए इंचेंटमेंट भी जरूरी होती है, उसी तरह गिंटो स्पेल्स को कास्ट करने में भी इंकेंटेशन जरूरी होती है। और हमने सीरीज में कुछ ही गिंटो स्पेल्स देखे हैं लाइक हाइजन, ग्रिड्स या फिर वॉल के। गिंटो स्पेल्स की पावर शिनिगामीज के कीड़ों की तरह ही अपने यूजर के रेडियोको पे डिपेंड होती है, मींस हाई रेडियोको इज इक्वल टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन। Hironkyaku means pure flying step is the fast feed movement technique used by Quincy's, जो कि सिमिलर टेक्निक है लाइक शिनिगामीज हो या फिर अरांकार सोनिडो।
लेकिन हिरनक्याकू इन बाकी सारी फास्ट स्पीड मूवमेंट टेक्निक से सुपीरियर माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि इसे यूज करने के लिए यूजर अपने सराउंडिंग से रेशी को यूज करता है। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि हिरनक्याकू सोनिडो और होहो से सुपीरियर है, इसकी स्पीड टोटली उसके यूजर पे डिपेंड होती है। अगली क्वेंसी टेक्निक है ब्लूट, जिसका कि लिटरली मीनिंग है ब्लड। ये एक और क्वेंसी टेक्निक है जिसमें कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टेक्निक्स आती हैं, जिसमें कि ब्लूट आर्टरी मींस एक्टिव ब्लड ड्रेस, जो कि ब्लूट का एक ऑफेंसिव वेरिएशन है जो कि अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि उसके यूजर के अटैक्स और भी पावरफुल हो जाते हैं, जिसे हमने क्विलगे को यूज करते हुए देखा था। और क्विलगे के अकॉर्डिंग ये इक्लोदी ऐसी टेक्निक है जिससे कि एक नॉन स्टर्न रिटर क्विंसी किसी बानकाई बिल्डिंग शिनिगामी को डैमेज कर सकता है। ब्लूट का डिफेंसिव वेरिएशन आता है ब्लूट वेने यानी कि काम ब्लड ड्रेस, जो कि अपने यूजर को सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे उसके यूजर पे बड़े से बड़ा अटैक भी माइनर साइड डैमेज कर पाता है, जो कि सिमिलर है अरांकार के हीरो से। ब्लूट वेने को यूज करते हुए इसके यूजर के स्किन पे एक फेंट ब्लू कलर का पैटर्न अपीयर होता है जो कि वेन्स की तरह ही दिखता है। ब्लूट वेने को यूज करके एक यूजर अपने वुंड से होने वाले ब्लड लॉस को भी रोक सकता है। ब्लूट के इन दोनों वेरिएशंस को एक क्विंसीज बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कंपेयर टू गेमिस्ट क्विंसीज। गेमिस्ट क्विंसीज को इन एबिलिटीज को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ब्लूट का थर्ड वेरिएशन आता है ब्लूट वेने एनहेबन, जिसको कि हमने सिर्फ और सिर्फ युहाबा को ही यूज करते हुए देखा था, जिसमें कि वो अपने ब्लूट वेने की वेन्स को अपनी बॉडी से बाहर एक्सटेंड करता है, जिससे कि उसके अराउंड एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाती है जो कि इनकमिंग अटैक्स को ब्लॉक करती है। इसके बाद आती है शैडो एबिलिटी नोन एज कागे, जो कि एक टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है और ये एबिलिटी क्विंसीज को अलाउ करती है टू टेलीपोर्ट देमसेल्फ एंड अदर्स यूजिंग द शैडोज। और मेन चीज ये है कि ये गारगंटर की तरह एक सेपरेट डायमेंशन नहीं है, इसे तुम क्विंसीज की बॉडी का ही पार्ट मान सकते हो, जो कि क्विंसीज को बहुत सारे डायमेंशंस में ट्रैवल करने की एबिलिटी देता है, लाइक ह्यूमन वर्ल्ड, सोल सोसाइटी, शैडो रेल्म एज वेल एज किसी के इनर वर्ल्ड में भी ट्रैवल करने की एबिलिटी देता है, जो कि हमने ओल्ड मैन जैंगित्सु को करते हुए देखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्विंसी टेक्निक आती है रांसो टेंगाई यानी कि पैराडाइज पपेट, जिसमें कि एक यूजर अपनी बॉडी को रेडियो की स्ट्रिंग्स की हेल्प से कंट्रोल करता है लाइक अ पपेट, जो कि यूजफुल है बहुत सारे सिनेरियोज में जहाँ पे कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर वो बॉडी पार्ट काम नहीं करता, तब ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो अगली क्विंसी टेक्निक आती है किचन लाइट सैंकेट ज्विंगर मींस चर्च हाइमन सेंट वार्ड। ये क्विंसी का एक स्पेल है जिसे कि हमने सिर्फ युहाबा को ही यूज करते हुए देखा था। इस स्पेल में एक मैसिव क्विंसी जेकन ग्राउंड पे अपीयर होता है, जिसके अराउंड बहुत सारे रेशी के टावर या फिर कॉलम्स खड़े होते हैं, जिनके ऊपर क्विंसीज के क्रॉसेस बने होते हैं, और जो भी उस बैरियर में पांव रखता है वो गॉड के लाइट से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये टेक्निक बहुत डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वेपन की तरह काम करती है। उसके बाद आती है क्विंसी की अल्टीमेट टेक्निक लेट स्टील मींस लास्ट स्टाइल, जो कि क्विंसी की ओल्ड बट अल्टीमेट टेक्निक है, जिसे कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही यूज किया जाता है, जिसमें एक क्विंसी अपने सीनरी ग्लो को रिमूव करके उसे अनलीश करता है, जो कि हमने ओरियो को करते हुए देखा था। बट लेट स्टील का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसे यूज करने के बाद वो क्विंसी अपनी सारी की सारी पावर्स खो देता है। हालांकि ये टेक्निक एक कैप्टन लेवल शिनिगामी को ओवरपावर कर सकती है, लेकिन इसे एक रेलिक ऑफ द पास्ट ही कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी। लेकिन लेट स्टील का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है क्विंसी वॉल स्टैंडिंग, जो कि सिमिलर टेक्निक है, लेकिन उसके साथ ये ड्रॉबैक नहीं आता। और वॉल स्टैंडिंग लेट स्टील का एक मोर रिफाइंड और मोर पावरफुल वर्जन है, जिसमें कि उसके ड्रॉबैक्स बिल्कुल ना के बराबर ही है। दोनों ही टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद उसके यूजर के पीछे एक एंजल की तरह रेशी के विंग्स आ जाते हैं और उनके सिर पे एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर आता है, जो कि क्विंसी जेकन की तरह ही दिखता है, जिसे कि हेलिगेंशन बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है हेलो, जो कि मेटाफोरिकली उन्हें युहाबा के एंजल की तरह ही पोर्ट्रे करता है। वॉल स्टैंडिंग क्विंसीज के हर एक एस्पेक्ट ऑफ पावर को एनहांस करता है, उनकी रेशी एब्जॉर्ब करने की टेक्निक से लेकर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ तक सब कुछ एनहांस करता है। वॉल स्टैंडिंग क्विंसीज की सेंसरी एंड मोबिलिटी एबिलिटीज को भी एनहांस करता है, जैसे कि हाई स्पीड फ्लाइट एंड एनहांस्ड स्पिरिचुअल अवेयरनेस।
स्टोरी में हमने सिर्फ स्टर्न ईटर्स को ही वॉल स्टैंडिंग यूज करते हुए देखा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉल स्टैंडिंग सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही यूज कर सकते हैं। एंड अनलाइक स्ट्रिप्ड एबिलिटी, वॉल स्टैंडिंग कैन बी स्ट्रिप्ड अवे बाय द ऐशवालन, जो कि अगली क्विंसी एबिलिटी है जिसे कि सिर्फ और सिर्फ युआवा ही परफॉर्म कर सकता है। तो ऐशवालन का ट्रांसलेशन में मीनिंग आता है कॉन्सेंट्रेशन या फिर सिलेक्ट, जिसमें कि युआवा अपने शेयर सोल के फ्रैगमेंट को फोर्सफुली वापस बुलाता है फ्रॉम एनी ऑफ द क्विंसीज जिन्हें कि वो इम्प्योर या फिर अननेसेसरी कंसीडर करता है। पर्टिकुलरली बोलूं तो मिक्स ब्लडेड क्विंसीज या फिर गैमेज क्विंसीज, जिसमें ये टोटली युआवा पे डिपेंड करता है कि वो किस क्विंसी की पावर को छीनेगा। और जैसा कि हमने 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क में देखा कि युआवा ने कुछ स्टर्न ईटर से भी उनकी पावर्स को छीना था, लाइक बाज बी, और ऐशवालन की वजह से ही 9 साल पहले उर्यू और रीचुगो की मदर की डेथ हुई थी। तो पहला क्विंसी इक्विपमेंट है क्विंसीज का क्रॉस, जिसे कि क्विंसी ज़ेकन बोला जाता है, जिसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो कि सिर्फ क्विंसीज के पास ही प्रेजेंट होता है और जिसे कि नॉन क्विंसी को भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अरांकार्स, जो कि क्विंसी आर्मी में फोर्सफुली भर्ती किए गए थे, और क्विंसी क्रॉस या फिर क्विंसी ज़ेकन ही क्विंसीज को अलाउ करता है टू फॉर्म द हेलिक बोगन, मींस द सीक्रेट बो, और ये भी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है। तो नेक्स्ट क्विंसी इक्विपमेंट आता है सेनरी शूटो, मींस स्कैटर्ड स्पिरिट ग्लव, जो कि एक व्हाइट कलर का ग्लव होता है जो कि क्विंसीज के फोरआर्म तक एक्सटेंड होता है। इसका एक और वेरिएशन आता है जो कि वंडर राइट के क्विंसी पहनते हैं। ये ग्लव एक क्विंसीज की ट्रेनिंग में हेल्प करता है, जो कि एक ट्रेनिंग वेट की तरह यूज होता है, बिकॉज ये ग्लव पहनने से क्विंसीज के लिए रेसी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, और इसकी वजह से जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब क्विंसीज ज्यादा एफिशिएंटली एंड फास्ट रेसी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अगला क्विंसी इक्विपमेंट आता है शील्ड स्नाइडर, जिसका मीनिंग है सोल कटर। ये प्राइमरीली एक एरो की तरह ही यूज किया जाता है, बट कुछ ओकेजन्स पे इसे एक स्वॉर्ड की तरह भी यूज किया जाता है, और ये क्विंसीज का इकलौता ऐसा इक्विपमेंट या फिर वेपन है जो कि एक ब्लेड है, लेकिन इसे ब्लेड बोलना भी गलत होगा बिकॉज ये मोस्टली एक चेनसॉ की तरह वर्क करता है, जिसमें कि छोटे छोटे रेशे के ब्लेड इसकी एजेस पे एक सेकंड में 3 मिलियन बार घूमते हैं, जो कि किसी भी स्पिरिट पार्टिकल को मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ता है। तो फाइनली आती है बानकाई स्टीलिंग डिवाइस, जिसे कि मेडालियन बोला जाता है, और जैसा कि इसका नाम है, ये सिंपली बानकाई को स्टील करता है। एक सिंगल मेडालियन सिर्फ एक सिंगल बानकाई को ही स्टील कर पाता है, और किसी शिनिगामी की बानकाई को स्टील करने के बाद वो यूजर उसकी बानकाई को विल्ड करके उसकी पावर को यूज कर सकता है एज देयर ओन। लेकिन इसमें एक और ड्रॉबैक है, जिसमें कि इस मेडालियन के थ्रू एक बानकाई को यूज करते समय उसकी पावर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल शिनिगामी यूजर। और एक मेडालियन कौन सी बानकाई को स्टील करेगा ये टोटली डिपेंड करता है उसके यूजर के स्पिरिचुअल प्रेशर पे, और उस स्टोलन बानकाई को यूज करते समय वो क्विंसी अपने वॉल स्टैंडिंग को नहीं यूज कर सकता। इस मेडालियन को यूज करके चुराई हुई बानकाइज को रिट्रीव भी किया जा सकता है बाय इंटीग्रेटिंग सम होलोज रियात्सु इन यूजर सोल। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि होलोज क्विंसीज के लिए पॉइजनस होते हैं, एंड ऑल्सो ये मेडालियन भी क्विंसीज की पावर से ऑपरेट होता है। तो नेचुरली जब होलोज का रियात्सु उस बानकाई के ओरिजिनल यूजर की सोल में इंटीग्रेट होता है, तो ये मेडालियन ऑटोमेटिकली उस बानकाई को रिलीज कर देता है, और इसी प्रोसेस को यूज करके 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में जिन कैप्टन्स की बानकाई चोरी हुई थी, उन कैप्टन्स ने अपनी बानकाई को वापस पाया था। सो ये थी वीडियो अबाउट द पावर सिस्टम ऑफ क्विंसीज। सो अगर कुछ मेंशन करना रह गया हो या फिर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट्स। एंड अभी सिर्फ 2 ही रेसेस कवर करने बचे हैं, फुलब्रिंगर्स एंड होलोज। तो अगली वीडियो किस पे चाहिए वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, एंड मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कैप्टन।